सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 6, 7, 8 और की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। 9th की एनसीईआरटी अभी आज पूरी हो जाएगी। इसमें एक और चैप्टर 6th वाला है जनसंख्या का, जो कि हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें डाटा काफ़ी पुराने हैं, तो उतना रिलीवेंट नहीं है। और हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी यूपीसी प्री और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लेसन आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आज का लेसन हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसमें लॉजिकल में चीज़ें समझा के चलूँगा कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कौन सी वनस्पति कैसे, कौन से गुण हैं। यहाँ से यूपीसी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आप जानते हो कि इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे एक परिभाषा है प्राकृतिक वनस्पति। ये तो सिंपल परिभाषा है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो कि मनुष्य की बिना सहायता के अपने आप उगती है। आप जानते हो जंगल अपने आप उगते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। और उसमें कुछ वनस्पति ऐसी होती है जहाँ पर मनुष्य का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अक्षत वनस्पति। ठीक है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? आप जानते हो कि अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीपों की जलवायु में अलग अलग वनस्पति मिलेगी। उसका कारण क्या है? आप जानते हो वहाँ का अलग अलग भूभाग होता है, मृदा होती है, मिट्टी अलग अलग होती है, तापमान का अलग अलग होता है। ठीक है। सूर्य प्रकाश की मात्रा, वर्षा तंत्र और मनुष्य और समय सब प्रभावित करते हैं, किसी को वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पारितंत्र की परिभाषा भी यूपीसी एग्जाम प्री में पूछी जा चुकी है कि पारितंत्र क्या होता है या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो इसमें कि पादप व प्राणियों का अपने भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध। सिंपल सी बात है कि जैसे पादप है, ठीक है, और जितने भी जीव जंतु है, इनका किसके साथ संबंध? अपने भौतिक पर्यावरण, आसपास जो भी पर्यावरण है, जैसे मिट्टी, तापमान, आप ये जान सकते हो चट्टाने, ठीक है, वायु, जितनी गैसें हैं, इनका संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है। और अलग अलग पारितंत्र, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तापमान जलवायु के अंदर अलग अलग क्या बनते हैं? बायोम बनते हैं। तो बायोम क्या होता है? बायोम एक तरह से पार्ट हो गया, किसका? पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट हो गया। इसका मैप यदि डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बन सकता है। ये पारिस्थितिक तंत्र और अंदर होता है जियोम या बायोम। तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलते हैं? जीवोम। जैसे सारा मरुस्थल या टुंड्रा, ये अलग अलग टाइप के क्या है? जीवोम या बायोम है। ठीक है। और इसके अलावा वनस्पति के प्रकार को यदि हम देखें तो कितने प्रकार की मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। यहाँ पे ये लेसन जो है भारत से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको मानसूनी वन भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय कंटेले या झाड़ियाँ, मतलब मरुस्थल मरुद्भिद पादप, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यदि आपने ये डायग्राम, ये मैप समझ लिया ना, इंडिया का मैप, तो इतना आसान भाषा में हम समझेंगे, रट्टा मारने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एकदम लॉजिक होगा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु, वर्षा तंत्र और मानसूनी वर्षा कहाँ कहाँ क्या होती है, कौन सी जलवायु मतलब इंडिया में लगभग पाई जाती है, ये चैप्टर हमने देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 मैप बनाऊँगा। ठीक है, 2 मैप बनाऊँगा। ये समझाऊँगा कि जैसी वर्षा होगी वैसी क्या होगा, वैसी वनस्पति होगी। ठीक है। बनाते हैं कि इंडिया का ये मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लो यार, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके। सुंदर नहीं बनाओ तो केवल प्रेजेंट करना है, ये नहीं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई आर्ट वर्क करना है, वो नहीं करना। केवल चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका सीखना है आपको। जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, तो ये मुझे क्या करते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में औरों से 1-2 नंबर पक्का ज़्यादा दिलाते हैं। ठीक है। एक और मैप बना लेते हैं। एक मैप बनेगा वर्षा वाला, मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूँ आपको। एक वर्षा वाला बनेगा, ठीक है। एक बनेगा वनस्पति वाला। ठीक है। वनस्पति का तो ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पे। कैसा है बनाओ, आप ये लगना चाहिए कि आपने इंडिया का मैप बनाया ठीक ठाक, टूटा फूटा ही सही बनाओ तो सही। ठीक है। और ये अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना आप बार बार, तो आसानी से बनने लग जाएगा, एक समय के बाद में ईजिली बन जाएगा। ये है इंडिया की वनस्पति का मैप। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति। ठीक है। सबसे पहले यदि आपको वर्षा पता हो, है ना, वर्षा पता हो कि कौन सी मतलब मानसून से या कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, तो हमने उस दिन पढ़ा था कि सबसे पहले जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इस पश्चिमी घाट पे, मतलब 200 से 400 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे अच्छी बारिश होगी 200 से 400 सेंटीमीटर। ठीक है। और 200-400 सेंटीमीटर लक्षद्वीप में यहाँ पे भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मेघालय का पठार आप जानते हो, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ तो मानसून राम में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऊपर इस एरिया में मान सकते हैं
इस एरिया में 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जब वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर है, आपको पता है, ठीक है, एक रेखा हमने पढ़ी थी, कौन सी, 100 सेंटीमीटर रेखा पढ़ी थी। 100 सेंटीमीटर रेखा यदि मैप में दर्शानी हो, कभी कभी प्रीम में ऐसे पूछ लेगा, एक 100 सेंटीमीटर रेखा ऐसे देगा वो, यहाँ पे जोड़ देख के मैं जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ इसको, ये 100 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक है, कि भारत में 100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कहाँ होती है। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे कोरोमंडल तट पर होती है, लेकिन शीतकालीन मानसून से होती है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा दोबारा जाके देख लो एक बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है अलग टाइप की वर्षा होती है, शीतकालीन मानसून से होती है, इस मानसून से नहीं होती है, हमने पढ़ा था। बाद में ये है, मतलब 100 सेंटीमीटर वर्षा का ये प्रारूप है। आप इस तरफ जाओगे वर्षा बढ़ेगी, इस तरफ आओगे वर्षा घटेगी, तो वनस्पति भी वैसी ही मिलेगी फिर, ठीक है। ये वर्षा प्रारूप है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम है वर्षा, यहाँ पे भी ऐसी थोड़ी सी मिलेगी, 25 सेंटीमीटर से कम मिलेगी, फिर इस तरफ 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा करके बीच वाले क्षेत्र में भी 50 से 60 होगी, यहाँ पे मतलब 60 से 70 होगी, ऐसा करके ये वर्षा मैप है इंडिया का, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आता है तो वनस्पति भी आपको ईजिली समझ में आएगी। कैसे, अभी हमने सबसे पहले बनाया कि जहाँ पे वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे वनस्पति भी कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी। यही कौन सी वनस्पति, सबसे पहले जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको भरने हो तो ये बेल्ट सही है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, यहाँ थोड़ा कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ मतलब थोड़ा किनारों पे यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मेनली आपको वर्षा वन भरने हो तो यदि आपको एग्जाम में पूछे, ऐसा क्वेश्चन आते हैं प्री में बहुत सारे, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेघालय या इधर असम की तरफ है, पश्चिमी घाट, यहाँ पे क्या होता है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा वन भी कहाँ मिलेगा आपको, एक नंबर यहाँ डाल दो कि एक नंबर, यानी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है कहाँ पाए जाएंगे, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इधर आगे नॉर्थ ईस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि यदि आपको वर्षा पता है तो आप वर्षा वन भी आप दर्शा सकते हो। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा, इसका मतलब जहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है वहाँ वन कौन से मिलेंगे, वहाँ वन इंडिया में आपको पता है वर्षा वन के बाद में दूसरे आते हैं मानसूनी वन या पर्णपाती वन, जो कि अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। हालांकि पत्तियां दोस्तों ये भी गिराते हैं, आपको पता हो सदाबहार वन भी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए वो हमेशा सदाबहार नजर आते हैं। यूपीसी प्री में से फैक्ट आते हैं कि क्या सदाबहार वन पत्तियां गिराते हैं, जी हाँ दोस्तों पत्तियां गिराते हैं, लेकिन उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। वहीं पर्णपाती वन की टाइमिंग फिक्स है, एक समय निश्चित समय में पतझड़ में वो पत्तियां गिराते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि मानसूनी जो पर्णपाती वन है ना, वो कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में। कई बार मानसूनी पर्णपाती वन को दो भागों में बांटे, एक तो शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, एक आर्द्र वनस्पति, आर्द्र मानसूनी वनस्पति। तो आपको ये पता है कि ये 100 सेंटीमीटर रेखा है, तो इस तरफ थोड़ा दिखाना हो तो यहाँ पे तो हमने वो बढ़ दिया था, यहाँ पे दिखाना हो इस एरिया में तो यहाँ बढ़ देना आर्द्र पर्णपाती वन, और इस एरिया में बढ़ देना क्या, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो भारत की मोटा मोटी यदि बेल्ट की बात करें, हम ज़्यादा मोटे बेल्ट की बात करें, तो भारत के इस एरिया में मध्य वाले भाग में यदि भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, यदि आपको ये पूछा जाए तो वन है आपके मानसूनी या पर्णपाती वन, सबसे ज़्यादा वन भारत में यही पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की कि ये एरिया डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, तो यहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलेगी आपको, मरुद्वीप पादप वाली, मरुस्थल टाइप की मिलेगी, थोड़ा लद्दाख वाले में भी, क्योंकि यहाँ पे भी डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, ये वनस्पति आपको मिलेगी, ठीक है। मैग्रोव वनस्पति भी एक प्रकार की मैग्रोव वनस्पति आप जानते हो, जो डेल्टा वाले क्षेत्र है। मैग्रोव वनस्पति खारे जल में होती है, ठीक है, जहाँ पे सागरीय और नदी का जल मिलता है। मैग्रोव वन हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया, चिल्का या महानदी डेल्टा हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर चांस से मिलेंगे कि आपको मैग्रोव वन मिले। अंडमान निकोबार में भी मैग्रोव वन मिलेंगे आपको, ठीक है। वैसी वनस्पति दलदली या खारे पानी में उगने वाली वनस्पति मैग्रोव वनस्पति ही कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया। एक होता है पर्वतीय वनस्पति जो कि पर्वतों पे होती है। दो प्रकार की, एक तो नॉर्थ इंडिया वाले पर्वत जो हैं उनकी ऊंचाई पर ज़्यादा होता है, उसमें अलग अलग फैक्टर देखने को मिलेगा, अभी देखेंगे प्रति समय। पर्वतीय वन साउथ इंडिया में भी, आपने 16 वन नाम सुना होगा, ठीक है। 16 वन जहाँ पे 1500 मीटर की ऊंचाई पर साउथ इंडिया में जो वन होते हैं 16 वन, आजकल चर्चा में रहे हैं कि 16 वन नष्ट हो रहे हैं। ऐसा सुना है कि 16 वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा जा रहा है। जैसे साउथ इंडिया में जो चंदन के वन है वो उन्हीं के पार्ट है, 16 वन के आसपास की ही भूमि पर होते हैं, वहाँ पे घास भूमि भी है, साथ में वन भी है। तो इस प्रकार हमने वर्षा के मैप के हिसाब से भारत की वनस्पति देखने की कोशिश की, मैप के ऊपर ही देखने की कोशिश की है, रट्टा नहीं मानना है। अभी आगे भी हम
इनकी विशेषता जानेंगे तो रट्टा नहीं मारेंगे, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये मैप जानबूझ के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करो, जब भी एनसीईआरटी पढ़ो ना तो अपनी मेंस की तैयारी है ना साथ में हो सके, अलग से कुछ नहीं होगा। मेंस के अंदर आपको क्या करना है, मैपिंग करनी है आपको। ठीक है, लगातार आपको मैपिंग करते रहना है, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। प्री के अंदर भी यदि आप मैप को समझते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं इजीली आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन इनको कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय वर्षावन। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाई, आपने ये समझ ली तो आपका मतलब काम बन गया, लगभग काम बन गया। तो ये कहते हैं कहाँ पाया जाएगा, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में, असम, मेघालय, तमिलनाडु तट। ठीक है, वर्षा कितनी, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 से 400 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेप्ट हो गया यार, कन्फर्म हो गया कि कहाँ कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहीं क्या पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। अब यूपी से क्या पूछता है, इनकी विशेषता पूछता है कि इनकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषता देखो, रटना मत मारना, रट्टा मत मारना। विशेषता सिंपल है, आप जानते हो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये पेड़ है कोई, इसकी जड़ें गहरी होगी या इसकी जड़ें ऊपरी होगी। जहाँ देखो, वृक्षों की जो जड़ें गहरी क्यों होती है, ठीक है, वृक्षों की जड़ें गहरी तभी होगी ना जब पानी की तलाश में नीचे जाएगी, जब ऑलरेडी इनको पानी सतह पर उपलब्ध है। जैसे वर्षा वनों में तो आप जानते हो मतलब काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, धरातल पे पानी है तो उनकी जड़ें गहरी नहीं जाएगी। इसका मतलब सीधा सा है, इनकी विशेषता, जड़ों की क्या विशेषता, कम गहरी जड़ें। वहीं हम बात करते हैं मरुस्थल वाले की, तो मरुस्थल वाले पेड़ पौधों की जैसे बबूल हो गया, खेजड़ी हो गई, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे जाती रहती है। तो मरुस्थल पादपों की जड़ें होती है गहरी क्योंकि पानी की तलाश में नीचे जा रही है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जड़ें कम गहरी होगी क्योंकि पानी ऊपर ही है। फिर इनका तना जो है, तना बड़ा होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पानी अच्छा उपलब्ध है, प्रकाश की मात्रा अच्छी उपलब्ध है, तो वो क्या करता है, उनमें कंपटीशन होता चला जाता है पेड़ पौधों में। ठीक है, पेड़ पौधों में कंपटीशन होता है तो उनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो कहते हैं कि इनकी लंबाई कभी कभी 60 मीटर तक भी चली जाती है। ठीक है, कैनोपी, कैनोपी मतलब ऊपर से देखने पे जो ऊपर से वितान दिखाई देता है उनका, जो पेड़ पौधे कितने मतलब गहरे हैं, कितने आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से देखने पर उनकी कैनोपी दिखाई देती है, उनका वितान दिखाई देता है। ठीक है, ये काफ़ी ऊंचा होता है इनका। यदि पत्तियों की बात करें तो पत्तियाँ बड़ी होगी, पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, वाष्पीकरण कम है, और तो क्या होगा, पत्तियों के माध्यम से एक्स्ट्रा जो जल है वो वाष्पीकरण किया जाएगा। यदि इसकी पत्तियाँ छोटी होगी तो ज़्यादा पानी वाष्पीकरण होगा नहीं, पेड़ सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो बहुत आसान है कि जड़ें कम गहरी होगी, पत्तियाँ बड़ी होगी, तना भी बड़ा होगा। क्यों होगा, कंपटीशन है आपस में। तो ऐसी विशेषताएं होती है इनकी, और ऐसे ही इनको पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना आपको, बिल्कुल लॉजिकल में पढ़ते चले जाना है। एनसीईआरटी आपको यही सिखाती है, मानसिक क्षमता यानी आपके विचार, इनका डेवलप काफ़ी एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी होगा इनका विचारों का विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया इनकी विशेषताएं क्या है। वर्ष भर गर्म आर्द्र जलवायु यहाँ पे रहती है, पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसलिए सदाबहार है। लेकिन ऐसा नहीं कि पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, गिराते हैं। कौन से वृक्ष इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आबनुस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे प्री में कि किस वनस्पति के वृक्ष हैं। ठीक है, जीव जंतु यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे, हाथी, बंदर, हिरण, लेमूर। थोड़ा सा ये है कि भारतीय जलवायु में हाँ हाथी थोड़ा बहुत पाया जा सकता है, लेकिन जो बिल्कुल वर्षा वन है, जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, वहाँ पे हाथी वगैरह नहीं पाया जाएगा क्योंकि वहाँ वर्षा की मात्रा 400 सेंटीमीटर से अधिक है। तो हाथी वगैरह क्या दलदल में फंस जाएंगे, तो वहाँ पे हाथी नहीं पाए जाएंगे। हाथी थोड़ी संभावना होगी जहाँ पे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, उसके आसपास पाए जाएंगे। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, एक आर्द्र पर्णपाती, एक हो गया शुष्क पर्णपाती। तो इसकी वर्षा की मात्रा देखिए 270 से 200 सेंटीमीटर है। आर्द्र जहाँ पे वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर है। ये कहाँ पाए जाएंगे, अभी जो मैप पढ़ा था उसके आसपास वाले रीजन में, जो हमने पढ़ा था कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के आसपास में क्या पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। जैसे अभी मैप देखा था ना एक, कि ये मैप है, तो ये देखा था इस एरिया में 200 सेंटीमीटर, तो इसके आसपास वाले एरिया में जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है ना, उसके आसपास वाले एरिया में कौन से वन पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ, देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य, ही हिमालय के गिरिपद है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ में। प्रमुख वृक्ष कौन से यहाँ पे, बांस, साल, शीशम, कुसुम, अर्जुन, सहतूत है। जीव जंतु शेर, सुअर, हिरण, हाथी है। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, 100 सेंटीमीटर रेखा जो देखी थी हमने, 100 सेंटीमीटर रेखा से इस तरह पाए जाएंगे, और आदर यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है। प्रायद्वीपीय पठार, यूपी, बिहार मैदान में क्षेत्र में सागौन, साल, पीपल, नीम आदि प्रमुख वृक्ष है। कटली वन झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ये धीरे धीरे मतलब आप मैं मान सकते हो कि मृदुत पादप जहाँ पे पाए जाते हैं। शुद्ध रूप से मृदुत इन्होंने नहीं बोला है,
ठीक है। शुद्ध रूप से मरुस्थल तो आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होने लगती है तो ऐसे वृक्ष ही पाए जाएंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्शुष्क क्षेत्र। वृक्ष कौन से? अकासिया, खजूर, नागफनी, खेजड़ी आदि है। इनकी क्या होते हैं, जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। क्यों? क्योंकि पानी की तलाश में गहरी होगी, पत्तियाँ छोटी होगी। छोटी क्यों होगी? ज़्यादा पत्तियाँ बड़ी होती तो वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और पेड़ पानी के अभाव में नष्ट हो जाएगा। तो आप जानते हो मरुस्थल के पादपों में तो पत्तियाँ कांटों में बदल जाती है, नागफनी में हो गया, खेजड़ी की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, बबूल की छोटी पत्तियाँ होती है। तो यही कारण होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। जीव जंतु चूहा, खरगोश, लोमड़ी, गधा, सूअर आदि प्रमुख है। इसके अलावा पर्वतीय वन, जो ये पर्वतीय वन है, माउंटेन जो फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ये कहा जाता है कि मतलब जो पर्वतीय वन है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जलवायु का बदलाव होता है। वो भी हम देखेंगे, एक थोड़ा सा डायग्राम से मैं समझाऊंगा कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या आता है, अंतर आता है। भूमध्य रेखा से टुंड्रा तक की वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी? पर्वतीय वनों पर मिलेगी। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी 0 डिग्री से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो अलग अलग टाइप की वनस्पति मिलेगी। उसी तरह पर्वत के नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो अलग अलग टाइप की वनस्पति मिलेगी आपको। अभी देखेंगे कैसे। जैसे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर क्या मिलेगी? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और जैसे 2000 मीटर तक हमने कर लिया। 1500 से लेकर 3000 मीटर पर क्या करें, शंकुधारी वन यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर कभी घूमने गए हो, हिमाचल, वहाँ पे क्या कौन से वन है? ज़्यादातर शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि वन यहाँ पे पाए जाते हैं। 3600 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे शीतोष्ण अल्पाइन वन घास के साथ पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिफर, फाइन आदि बर्च यहाँ पे प्रमुख रूप से पेड़ पौधे हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर काई, लाइकेन, मांस आदि मत पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख जीव जंतु यहाँ पे कश्मीरी महामृग है, जंगली भेड़ है, खरगोश, याक, तेंदुआ, लाल पांडा है, ठीक है। पर्वतीय वनों को दोस्तों ऐसे पढ़ना चाहिए कि जैसे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताया गया है। जैसे पर्वतीय वनों को ऐसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे नीचे जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन या आर्द्र वन पाए जाएंगे 1000-2000 मीटर, जहाँ वर्षा अच्छी पाई जाएगी। जो जो ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी और तापमान भी घटता चला जाएगा। तो सबसे ऊपर तो आप जानते हो बर्फ़ की चादर ढकी रहती है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी। उसके आसपास थोड़ा पाई जाएगी काई और लाइकेन, मतलब बहुत ही कम वनस्पति होगी, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा ये है कि जैसे यहाँ पे कौन से शंकुधारी वन भी हो गए, शंकुधारी वन पाए जाएंगे जो शंकु के आकार, क्योंकि बर्फबारी होती है, ठीक है। यहाँ पे अल्पाइन वन या अल्पाइन घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो जो ऊपर जाते हैं अलग अलग टाइप की वनस्पति हमें पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में आए तो आप थोड़ा सा डायग्राम मैप करके उसको समझा देना। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो कि मतलब अभी हमने देखा कि मैप में देखा था, मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पाए जाएंगे। वृक्ष नारियल, ताड़ और सुंदरी वन है। जीव जंतु यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? तटीय किनारों पर पाए जाएंगे, ठीक है। कुछ औषधीय पादप भी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। हो सकता है यूपीसी प्री में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब इसको आप ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि आपको खुद को रिविजन मारना है, यहाँ से समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में, जो भी दिए गए हैं कौन सी बीमारी में काम आते हैं, मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बन सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको आराम से रोक कर पढ़ना। और एनसीईआरटी आपकी बात सामने रखी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। जो लोग आप में से ये मान रहा है कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, आपका काम बन गया, दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं बार बार यही समझाता हूँ एस्पिरेंट्स को कि आप खुद पढ़ना सीखो यार, सेल्फ स्टडी करना सीखो। जब तक आप मनन नहीं करोगे, चीज़ों को सोचोगे नहीं ना, तब तक आपकी सफलता नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और ये भारत की वनस्पति का मैप है जो अभी मैंने समझाने की कोशिश की। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, छोटा कर लेता हूँ एक बार। तो ये भारत की वनस्पति का मैप है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। इस रीजन में सर्वाधिक वर्षा होगी, जहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे ज़्यादा भाग पे पाए जाते हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो देखो कितने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। फिर देखो पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं पर्वतीय वन, पश्चिमी घाट वगैरह, यहाँ पे पूर्वी घाट में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन आप जानते हो कहाँ पे? तटीय किनारों पे मैंग्रोव वन मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कटिले वन जो है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होने लगती है। यहाँ ये 100 सेंटीमीटर रेखा है, यहाँ 100 सेंटीमीटर के प्लस में आर्द्र जो होती है, आर्द्र पर्णपाती वन है। इधर आएंगे तो शुष्क पर्णपाती वन है। तो ऐसा करके इनको पढ़ा जाना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा इसमें टॉपिक दिए गए हैं, वन्य प्राणी। दोस्तों ये वन्य प्राणी वाले इसमें दिया गया है, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है। अपडेट नहीं है तो क्या है, आपको जैसे आप पढ़ते हो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये जब इन्वायरमेंट में पढ़ते हो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वन्य प्राणी भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये फैक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना कंफर्म। मैंने एनसीईआरटी की लाइन उठाई है, मुझे भी लगा हो सकता है यूपीसी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ एनसीईआरटी से उठा के दे ले। तो ये कह रहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। एक बार इस फैक्ट को गूगल करना, मैंने भी किया था, मुझे खास कुछ मिला नहीं वहाँ से, लेकिन एनसीईआरटी में जो बात लिखी है वही मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए। ठीक है, भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास गिर है गुजरात है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। प्रवासी पक्षियों में साइब्रिन जो सार्स है, लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो, ये कच्छ के रण में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बना है। भारत में वर्तमान में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने 18 हैं। एनसीईआरटी में कम दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, गूगल से अपनी लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है कि हर एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, यह आपका जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पे एक मैप में ये दिया हुआ है कि कौन से वन्य प्राणी अभयारण्य, कौन सी पक्षी अभयारण्य, कौन से नेशनल पार्क है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आए हैं पिछले दिनों में, प्रीलिम्स में आए हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे है, मानस कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा जीव जंतु यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी हम देख सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क की यदि बात करें तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है, रणथंभौर सरिस्का, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये मैपिंग देखनी है। और दूसरा इसमें क्या करना है, कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन सी नदी आसपास में, कौन सी झील है, कौन सा पर्वत है वहाँ पे। तो ये काम आपका होमवर्क में हो जाता है। जब आप ये नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हो तो आप ऐसे ही पढ़ा करो। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मैपिंग करो, साथ में ये सब करो। तो ये चैप्टर ये समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी पढ़ाने की शैली समझ में आ रही है और आप इन्जॉय कर पा रहे हो, तो इस लेसन को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।